अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे। कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एटम यानी एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, उसमें किन किन साइंसदानों ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज जो टॉपिक ये है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये मेन हेडिंग है। अब इसमें ना आपने जो चीज़ें मेनली याद करनी है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सो व्हाट इज प्लम पडिंग थ्योरी, वो यहीं पे हमने डिस्कस करना है। सिर्फ बाकी जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी आपने याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के हवाले से, अमूमन पेपर के अंदर नहीं आती। हाँ, कुछ चीज़ें साइंटिस्ट के नेम लिखवाऊंगा, उन्होंने क्या क्या काम किया वो लिखवाऊंगा। सही है, तो आप ये चीज़ें चाहते हैं कि याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स। हेडिंग दे दो डाल्टन्स वर्क। इसमें सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो डाल्टन्स के काम के ऊपर है, डाल्टन्स वर्क। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, तो डाल्टन ने एटम के हवाले से क्या क्या काम किया ये हमने यहाँ पे देखना है। इस बंदे ने सिर्फ एक पहले नंबर ये बात कही थी, दुनिया के अंदर जो भी मैटर है, जो भी चीज़ है, वो एटम्स के मिलने से बनती है। किसके मिलने से बनती है? एटम के मिलने से बन रही होती है। तो ऑल द मैटर्स जितने भी मादे हैं, मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। सही, ये एटम के मिलने से बनते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसने बात कही वो कहता है एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सिमिलर होते हैं, अलाइक होते हैं, सेम होते हैं। सही, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर सिमिलर। ये एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, या फिर सिमिलर की जगह पे अलाइक वर्ड भी लिख सकते हो। अलाइक का मतलब ये होता है एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं। लेकिन बाद में जाकर जब मॉडर्न स्टडी की गई तो बच्चे ये बात गलत रिजेक्ट हुई थी, ये वाली बात गलत थी इस बंदे की। इसने कहा था एक एलिमेंट ले लो, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। कहते देखो आप हाइड्रोजन लोगे, हाइड्रोजन हमेशा इस तरह का होगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये दरमियान में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द एक ही शेल होता है। कहते हैं आपके हाइड्रोजन में मेनली एक ही प्रोटॉन होगा और इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो लेकिन बाद में जब स्टडी वगैरह की गई तो आइसोटोप का कॉन्सेप्ट है, वो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ना है, तो ये बात रिजेक्ट कर दी गई। ऐसा नहीं होता। वो कहता है जी एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम भी हो सकते हैं। ये देखो ये हाइड्रोजन एटम है, अब इसके बाद एक और एटम बनाऊंगा, ये भी हाइड्रोजन एटम है, और इसके बाद एक और एटम बनाऊंगा और ये भी हाइड्रोजन एटम है। तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम है। पहले में एक प्रोटॉन होता है, दूसरे में एक ही प्रोटॉन होगा, लेकिन पहले में न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, दूसरे में जो न्यूट्रॉन होंगे, ये ब्लैक वाला जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोटॉन को। पी से लिखूंगा, चलो प्रोटॉन पूरा वर्ड लिख देता हूँ। ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, और ये ब्लैक वाला हमारे पास क्या है? ये भी प्रोटॉन है। ये सारे के सारे क्या है? प्रोटॉन है। यहाँ पे न्यूट्रॉन चेक कर लो, न्यूट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 है। इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन चेक कर लो कितने हैं? 2 हैं। सही है, इलेक्ट्रॉन एक एक ही होगा सब में। अब देखो जी एक ही एटम, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों के तीनों क्या हमारे पास हाइड्रोजन। इस बंदे ने ये कहा था जी आप किसी भी एलिमेंट का एटम ले लो वो हमेशा एक जैसे होंगे। लेकिन ये बात गलत तस्वीर है। लेकिन अभी तक आपने यही याद रखना है कि इस बंदे ने ये बात कही थी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम के मिलने से बनी हुई है। वो किसके मिलने से बनी हुई है? एटम के मिलने से बनी हुई है। और इसके बाद जो सेकंड बात इस बंदे ने कही वो ये थी कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे? अलाइक होंगे, सिमिलर होंगे। सही है, तो ये बात डाल्टन ने कही थी। बात बच्चे इसके बाद मुख्तलिफ साइंसदानों के नाम याद रखने। साइंटिस्ट वर्क। अब किस किस साइंसदान ने क्या क्या काम किए बच्चे वो यहाँ पे हमने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा किस साइंसदान ने कौन कौन सा, मैंने ये बात लिखनी है यहाँ पे कि ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किस साइंसदान ने क्या डिस्कवरी की, ये एमसीक्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है, तो सबसे पहली बात जो यहां पे लिखनी है ना, यहां मैं लिखूंगा साइंटिस्ट नेम, और यहां पे लिखूंगा इसके डिस्कवरी। क्या लिखूंगा? डिस्कवरी। और ये बच्चे आपके इस चैप्टर के अंदर जितने भी साइंटिस्ट के नेम है, और यहां से वहां ये चैप्टर है आपकी बुक के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, जहां से साइंटिस्ट के नेम और उन्होंने क्या क्या काम किया इसके मुतालिक एमसीक्यू पास पेपर में आ चुके हैं। सही है, इसके मुतालिक क्या आ चुके हैं? पास पेपर में
एमसीक्यूज आ चुके हैं। सबसे पहली बात आपने याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया। सबसे पहली बात देखेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंसदान के हवाले से अगर देखा जाए तो बच्चे आपकी बुक में 2 साइंसदानों के नाम लिखे हैं। एक दफा कहता है कि जी जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है, और एक दफा कहता है जी सर विलियम क्रॉक ने डिस्कवर किया है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा, जिसको आपने बोर्ड के अंदर क्लिक करना होता है, टिक करना होता है बच्चे, वो सर विलियम क्रॉक है। मैं सर विलियम क्रॉक को यहाँ पे लिखूंगा, विलियम क्रॉक, सर विलियम क्रॉक। यहाँ पे चलो जी डिस्कवरी लिख लो, चेंज कर लो, डिस्कवरी आ जाएगी और यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे। बेटे इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं बच्चे, इसको डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम था गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। इसके बाद हमारे पास न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम था चैडविक, चैडविक। इसके बाद प्लम पडिंग थ्योरी है, प्लम पडिंग थ्योरी को देने वाले साइंसदान का नाम था प्लम पडिंग थ्योरी। इसको देने वाले साइंसदान का नाम था जे थॉमसन, जे थॉमसन। और इसके बाद बच्चे हमारे पास एक और भी है, वो ये है कि गोल्ड फॉइल पर किस साइंसदान ने एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किस साइंसदान ने किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये किस साइंसदान ने किया था। इसके मतलब अगर बात की जाए तो इसको करने वाले साइंसदान का नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था, रदरफोर्ड। सही। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंसदान का नाम था बोहर। क्या नाम था, बोहर। बच्चे ये वो वाली चीजें जो एमसीक्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है, क्या हमारे पास एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास पेपर में अगर देखा जाए तो बच्चे बड़ी दफा इसमें से एमसीक्यू आ चुका है। क्या इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम है सर विलियम क्रॉक, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम है गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम है चैडविक, प्लम पडिंग थ्योरी देने वाले साइंसदान का नाम है जे थॉमसन, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंसदान का नाम है बोहर। ये बच्चे वो साइंसदान के नाम है जो आपके इस चैप्टर में लिए जाते हैं। और इसके बाद एक और भी साइंसदान का नाम अमूमन आ रहा होता है, वो भी लिख ही लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ साइंसदान सारे यहाँ पे आ जाएं। बच्चे फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो फादर है जिसको माना जाता है बच्चे, वो भी रदरफोर्ड है। वो क्या हमारे पास, रदरफोर्ड, ये भी याद रखिएगा। और ये वो एमसीक्यू हैं जो पास पेपर में आ चुके हैं और मैंने देखे हैं, पढ़े हैं मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर कि वो इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वो कौन है हमारे पास, रदरफोर्ड है, बोहर है, जे थॉमसन है या चैडविक है। तो याद रखिएगा ये हमारे पास रदरफोर्ड था। इसके बाद प्लम पडिंग थ्योरी देने वाले साइंसदान का नाम क्या था, वो था जे थॉमसन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम क्या है, चैडविक। बच्चे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आपकी बुक में है थोड़ा सा तजाद पाया जाता है। सही, ये जो टॉपिक जिसमें हम पढ़ रहे हैं, अगर इस टॉपिक में देखेंगे तो बच्चे आपको जे थॉमसन ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का। लेकिन थोड़ा सा नीचे जाओगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वहाँ पे सर विलियम क्रॉक मिलेगा। सही है, तो जो बेसिकली हम करेक्टली माना जाता है बच्चे वो सर विलियम क्रॉक ही है। वो क्या हमारे पास, सर विलियम क्रॉक। बच्चे इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो कहता है व्हाट इज प्लम पडिंग थ्योरी, गिव एग्जाम्पल। व्हाट इज प्लम पडिंग, गिव एग्जाम्पल नहीं, वो गिव दिस थ्योरी, इस तरह आएगा क्वेश्चन। व्हाट इज प्लम पडिंग थ्योरी, व्हाट इज, मैं इतने कर लो। और ये आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज प्लम पडिंग थ्योरी, प्लम पडिंग थ्योरी, प्लम पडिंग थ्योरी क्या है। अच्छा पता है आपको प्लम पडिंग कहते हैं किसको असल में,
हाँ, प्लम पडिंग का मतलब समझ लीजिएगा। इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो हमारे पास ना अगर एक प्याला, मैं कहता हूँ ये खीर भी कह सकते हैं, इसको हलवा भी कह सकते हैं। ये मेरे पास एक हलवे का प्याला सा है, सही है, और इसको ऊपर से मैंने भरा हुआ है, और इसको थोड़ा सा ऊपर से ओपन कर लेते हैं, ये इस तरह। ये हमारे पास एक प्याला है, इसको मैंने फुल भरा हुआ है ऊपर तक इस तरह। अब क्या किया जी, मैंने इसको ऊपर तक भरा हुआ है। अब इसके अंदर ना मेवे वगैरह पड़े होंगे, उसको पडिंग का नाम दे रहे होते हैं, सही। इसके अंदर क्या होंगे, मेवे वगैरह कहीं कहीं पे, यहाँ पे धनसे होंगे, ये इस तरह, इस तरह। अब इस बंदे ने कहा जी एटम की स्ट्रक्चर भी इसी तरह की होती है। क्या कहा इसने, एटम की स्ट्रक्चर भी तकरीबन तकरीबन इसी तरह की होती है। किस तरह की जी, ये आपका जो पीछे जो सारी की सारी खीर है या हलवा है, सही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है। और इसके अंदर अगर ये जो आप मेवे वगैरह देख रहे हो जगह जगह पे थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं, ये असल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, सही है, गलत तस्वर हुई। कहाँ पे, जब आपका रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ये बात गलत थी, लेकिन ये पढ़ी जाती है क्योंकि पता हो कहाँ से थ्योरी बननी शुरू हुई है, सही है। इससे पहले वाली थ्योरी क्या थी, वो थी डाल्टन की थ्योरी। वो कहते हैं ये एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, ये इस तरह का एटम है, अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है अंदर से। लेकिन इस बंदे ने क्या कहा जी, नहीं अंदर से खाली नहीं है, अंदर समझ लें कि ये पूरा एटम है, एटम के अंदर ये पूरा का पूरा समझ लें कि फुटबॉल के अंदर हलवा डाला हुआ, उसके अंदर मेवे जो पड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पूरा के पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी तो थ्योरी गलत सब्र हो गई, ये बिल्कुल ही गलत थी। तो इसके बाद नई थ्योरी आई, सही है। तो प्लम पडिंग थ्योरी क्या थी, ये पहले देने वाले साइंसदान का नाम लिख लो। प्लम पडिंग थ्योरी इज गिवन बाय प्लम पडिंग थ्योरी, प्लम पडिंग थ्योरी is given by J.J. थॉमसन। इसको देने वाला साइंसदान का नाम J.J. थॉमसन था। तो अकॉर्डिंग टू प्लम पडिंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लम पडिंग थ्योरी, प्लम पडिंग थ्योरी, प्लम पडिंग थ्योरी के मुताबिक क्या था, प्लम पडिंग थ्योरी के मुताबिक ये था, यहां पे लिख देता हूं, एटम्स या एटम इज सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एटम इज सॉलिड स्ट्रक्चर, जो एटम है ना ये बिल्कुल सख्त है, सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन विच, जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल स्टॉक, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर स्टक का मतलब होता है धुन से होना। क्या मतलब है स्टक, धुन से होना। जस्ट लाइक आ प्लम पडिंग, जिस तरह एक खीर का प्याला होता है, सेम इसी तरह। और ये थी जी प्लम पडिंग थ्योरी। एटम इज सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन विच, या पॉजिटिव चार्ज इन विच, चार्ज कर लो पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिवली ना करो, पॉजिटिव चार्ज इन विच, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन विच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर स्टॉक इनसाइड, ये इसके अंदर, इनसाइड वर्ड एक लिख लीजिए, इनसाइड का मतलब इसके अंदर, स्टक इनसाइड जस्ट लाइक अ प्लम पडिंग, जिस तरह हमारे पास एक खीर का प्याला होता है, सेम काम यहाँ पे होता है। तो ये था जी बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर।
जिसमें हमने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे इसके साथ लिख लीजिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और पास्ट पेपर में ये बड़ी दफ़ा आ चुका है। पहले आपने ये बताना होता है कि प्लम पडिंग थ्योरी दी किस साइंसदान ने, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये वाली चीज़ बना लीजिएगा। और लास्ट में समझने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि वो उसको ये चीज़ समझ आ जाती है, कुछ लिखे ना लिखे ये स्ट्रक्चर बनाएंगे साथ में कि प्लम पडिंग इसको कहते हैं। हालांकि ये आपकी मेन डेफिनेशन है, ये वाली है। 2 नंबर इसके हैं। से पहले नंबर बताइए जी दिया किसने, प्लम पडिंग थ्योरी, और ये प्लम पडिंग थ्योरी है क्या, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये गलत थी वैसे बता दूं सही, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है थ्योरी कैन बी रिजेक्टेड, थ्योरीज कैन बी रिजेक्टेड, ये गलत साबित हुई जब रदरफोर्ड नेक्स्ट साइंसदान हमारे पास आया। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।